हेलो एवरीवन। सो मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए थे डिफॉर्मेशन का 4 टाइप के बारे में, डिस्टॉर्शन, डायलेशन और कंप्रेशन में जो इधर वॉल्यूम छोटा हो जाता है और वॉल्यूम एक्सपैंड करता है। डिस्टॉर्शन क्या है? शेप चेंज है। जस्ट ब्रश अप करा देता हूँ इन ब्रीफ। फिर ट्रांसलेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन में अगर मटेरियल शिफ्टिंग हो। और रोटेशन क्या है? कर्वीलिनियर पाथवे में अगर कोई चीज शिफ्ट हो। फॉर एग्जांपल, मैं प्रीवियस वीडियो में भी बैट बॉल के बारे में, क्रिकेट के बारे में बात किए थे। जब बॉल को आप मार रहे हैं, अगर बाउंड्री में स्ट्रेट लाइन में, फॉर एग्जांपल ग्राउंड कवरेज, ग्राउंड शॉट 4, इस ट्रांसलेशन, बॉल का कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है, बॉल का जस्ट पोजीशन शिफ्ट हो रहा है। और रोटेशन अगर 6 मार दिए तो रोटेशन आप कंसीडर कर सकते हैं। जियोलॉजिकली भी फॉल्ट, फॉर एग्जांपल फॉल्ट का हैंगिंग वॉल, एक नॉर्मल फॉल्ट या रिवर्स फॉल्ट कोई भी चीज सोच लीजिए। हैंगिंग वॉल का मूवमेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल नॉर्मल फॉल्ट में जब हैंगिंग वॉल ब्लॉक मूव होता है अलोंग फॉल्ट प्लेन, तो हैंगिंग वॉल ब्लॉक का जो रॉक मटेरियल, उसके अंदर में कोई चेंज नहीं होता है, ब्लॉक शिफ्ट हो जाता है। सो ये ट्रांसलेशन है। कभी कभी फॉल्ट ड्रैग फोल्ड दिखते हैं, या फॉल्टिंग का जो नेट स्लिप डायरेक्शन कभी कभी रोटेशनल पाथवे में होता है, उसको रोटेशन बोलता है। ठीक है, तो ये बेसिक तो क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट में देखिए, ये सब तो क्लियर हो गया था। नाउ कुछ क्वांटिटेटिव अप्रोच में जाते हैं। ये बहुत इजी है, आसान शब्द में मैं समझाऊंगा। आई होप आप लोग भी फिजिक्स में तो पढ़े होंगे, फिर भी थोड़ा ब्रश अप कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ हम लोग स्ट्रेन में घुस रहे हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप इक्वेट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सो द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस को क्या सिग्मा और स्ट्रेन को सपोज ईटा के थ्रू अगर दिखाया जाए, तो स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। तो जितना स्ट्रेस डालोगे उतना स्ट्रेन होगा इन जनरल, ये तो जाहिर सी बात है। बट बेस्ड ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी, स्ट्रेन का इंटेंसिटी अलग अलग होगा। सपोज एक रबर, एक लोहा या एक कुछ दूसरा मटेरियल, कोई भी चीज को सेम स्ट्रेस डालने से स्ट्रेन सेम नहीं होगा ना। सो मटेरियल प्रॉपर्टी, वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो ई दिखा रहा है ना इधर, एक्चुअली सिग्मा प्रोपोर्शनल टू ईटा, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट स्ट्रेस इक्वल टू this constant multiplied by strain. So this constant eta is depending upon material property. ठीक है, इसको बोलता है इलास्टिक मॉड्यूलस और योंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, नाउ एक से पहले क्या बोला था? डायलेशन और डिस्टॉर्शन बोला था ना। सो डिस्टॉर्शन में क्या होगा? लेंथ चेंज होगा। ठीक है, जो सपोज एक इनिशियल कुछ लेंथ है, उसको एक्सपैंड कर दिया या शॉर्टेनिंग कर दिया, तो फाइनल जो लेंथ होगा उससे माइनस कीजिए इनिशियल लेंथ को। ये जो डिफरेंस है उसको L माइनस L0 डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। ठीक है, सो चेंज इन लेंथ पता चल जाएगा। L है फाइनल लेंथ, L0 इज इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ में भी मोर देन L0 और लेस देन L0, सो अकॉर्डिंगली साइन चेंज होगा। नो प्रॉब्लम। सो L सिग्मा इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाय L ईटा, ये है इलास्टिक मॉड्यूलस इधर। ठीक है, सिमिलरली डायलेशन के टाइम पे जो भी हो, साइज वॉल्यूम एक्सपेंशन हो या वॉल्यूम रिडक्शन हो, क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। सो वॉल्यूम चेंज पता चल जाएगा, है ना। इसको तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम है प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, सो इसके भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। So in case of volume, instead of that E, K constant is used. ये K constant को बोला जाता है बाल्क मॉड्यूलस। ठीक है, दोनों सेम है। लेंथ के लिए यंग मॉड्यूलस बोला जाता है, वॉल्यूम चेंज के टाइम पे बाल्क मॉड्यूलस बोला जाता है। ठीक है, सो बाल्क मॉड्यूलस इज ए मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस टू ए चेंज इन शेप, whereas यंग मॉड्यूलस इज द रेजिस्टेंस टू चेंज इन लेंथ। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, इक्वेशन का टाइप तो सेम है। ठीक है, सो
ये जो बल्क मॉड्यूलस है इसको ऑल्सो इट इज नोन एज इनकॉम्प्रेसिबिलिटी, है ना। इनकॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब यही प्रॉपर्टी डिपेंड कर रहा है ना मटेरियल के ऊपर। सेम अलग अलग मटेरियल का वॉल्यूम चेंज अलग अलग होगा सेम स्ट्रेस में, तो ये मटेरियल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। इसको ऑल्सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय डेल पी बाई डेल वी। पी मतलब सपोज स्ट्रेस इक्विवेलेंट टू के इंटू डेल वी ना, सो के को इधर रखने से क्या होगा, पी डिवाइडेड बाई डेल वी हो जाएगा। ठीक है, जस्ट सिंपल यही इक्वेशन को ही अलग तरीका से दिखाया गया है। ये v माइनस v0 बाई v0 इज डेल v, ठीक है। तो ये है डेल p, d को मतलब मान लीजिए। सो डेल p बाई डेल v मतलब तो क्या है ना, v माइनस v0 बाई v0 इज डेल v, d को मान लीजिए डेल p, ठीक है। सो ये इक्वल टू द चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूम। फॉर शियर स्ट्रेन ऑल्सो, अभी तक क्या क्या हो गया, डायलेशन हो गया, डिस्टोर्शन हो गया, ठीक है। शियर स्ट्रेन में क्या होगा, शियर मतलब एंगल भी चेंज होगा ना। एंगल मीन्स जो इनिशियली स्ट्रेट लाइन है, दो लाइन के बीच में सपोज जो एंगल है मटेरियल का, तो वो एंगल भी चेंज होगा, मतलब साइज शेप दोनों चेंज होते रहेगा। एक रोटेशन भी आएगा, है ना। शियर स्ट्रेस इतना तो आपको पता होगा, ऑलरेडी B6 डिस्कस किया। तो शियर स्ट्रेस इक्विवेलेंट टू अगेन शियर स्ट्रेन। सो ये इक्विवेलेंट को इक्वल करने के लिए ES अनदर कांस्टेंट आएगा। ES को बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है इसको बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। सो दस all proportionality constants are indicating material property, viscosity, rock rheology which resist stress. So material to material ये viscosity या rock rheology अलग अलग होगा। So rock deformation overall तो फिर क्या क्या टाइप का होगा, with progressive increasing in stress, suppose elastic deformation, plastic deformation, rupture deformation, ये तीन टाइप का डिफॉर्मेशन होगा। कैसे होगा नेक्स्ट स्लाइड में, अभी यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ पहले। सो एक चीज में एक कोई भी मटेरियल के ऊपर फर्स्ट स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे। इनिशियली क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर देने से कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअली कुछ भी नहीं हो रहा है मीन्स क्या हो रहा है, वो हम जो जितना स्ट्रेस दे रहा है इमीडिएट उसी स्ट्रेस हटाने के दौरान इमीडिएट उसी स्टेज में रिटर्न आ जा रहा है। तो हम दिख ही नहीं पा रहा है कि क्या चेंज हो गया, है ना। सपोज जितना इलास्टिक होगा उतना चेंज दिखेगा ही नहीं। सपोज एक लोहा का ऊपर या एक दीवार के ऊपर हम जोर से प्रेस कर रहा है, हम तो दिखेंगे ही नहीं कि दीवार में क्या हुआ, है ना। या लोहा का एक रॉड को हम लोग बहुत ही स्ट्रेंथ वाला रॉड को हम लोग जोर से प्रेशर दे रहे हैं, बट हम हाथ से प्रेशर देने से भी कुछ नहीं होगा। सो दैट मीन्स लोहा में जितना प्रेशर दे रहे हैं इक्वल अमाउंट में लोहा इमीडिएटली डिफॉर्मेशन को उल्टा साइड से भी वो रेजिस्ट कर रहा है। तो ये इलास्टिक प्रॉपर्टी है ना। इलास्टिसिटी इज वेरी हाई। लोगों को लगता है कि रबर जो हम लोग इरेजर को जोर से खींचने से वो फिर रिटर्न आता है, इलास्टिक है, बट लोहा और भी ज्यादा इलास्टिक है, इसीलिए दिख ही नहीं रहा है ना। स्प्रिंग को तो खींचने से बढ़ेगा फिर कमेगा, दिखेगा, ये दिखने का जगह पे भी नहीं है, इतना स्पीड में रिटर्न आता है फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये है बहुत इलास्टिसिटी का ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है। एक स्प्रिंग को जोर से खींचने से एक सर्टेन लिमिट के बाद स्प्रिंग एज इट इज रिटर्न नहीं होगा, थोड़ा बहुत एक्सपैंड हो जाएगा। थोड़ा स्प्रिंग का जो इनिशियल लेंथ है फाइनल लेंथ सर्टेनली थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना। इसको बोला जाता है एक बाउंड्री कंडीशन अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इसके बाद भी बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा, स्प्रिंग टूट जाएगा, उसको रप्चर बोला जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में मटेरियल के ऊपर ये कार्व अलग अलग स्टाइल का हो सकता है। जैसे इधर देखिए इलास्टिक, उसके बाद इमीडिएट रप्चर। बट डक्टाइल डिफॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, एक सर्टेन स्ट्रेस के बाद वो बहुत हाईली फोल्डिंग या कुछ डिस्टोर्शन होते रहेगा, उसके बाद छिड़ेगा, मतलब टूट जाएगा। सब बीच में एक प्लास्टिक फेज भी आएगा, ठीक है। अभी जो स्प्रिंग का एग्जांपल दिया वो क्या है, वो उसमें प्लास्टिक फेज भी है। अदरवाइज इलास्टिक इमीडिएटली रप्चर, है ना। एक बिस्किट को जोर से प्रेशर करने से बिस्किट इधर कुछ नहीं होगा
और एक सर्टेन डिग्री का प्रेशर में टूट जाएगा बिस्किट, खाने का बिस्किट, है ना। तो ये इलास्टिक इमीडिएटली रप्चर। बट स्प्रिंग को जो एग्जांपल दिया, स्प्रिंग को पहले खींचने से, धीरे से खींचने से रिटर्न बैक आ जाएगा, जितना लेंथ था स्प्रिंग का सेम रहेगा। बट और जोर से खींचने से क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगा, है ना। वो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इनिशियल स्टेज में इमीडिएटली एग्जैक्टली रिटर्न नहीं आ रहा है, थोड़ा चेंजेस आ रहा है, और खींचने से और बढ़ेगा। बट आफ्टर एक सर्टेन लिमिट क्या होगा, स्प्रिंग दो टुकड़ा हो जाएगा, वो है रप्चर, है ना। तो ठीक है ना। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। नेचर में भी ऐसा ही होता है, ब्रिटल डिफॉर्मेशन के टाइम पे इलास्टिसिटी के बाद इमीडिएटली ब्रिटल हो जाता है, और डक्टाइल जोन में इलास्टिक, उसके बाद प्लास्टिक, उसके बाद रप्चर होता है। डक्टाइल में भी रप्चरिंग होता है। वुडीनेज में क्या होता है, वुडीनेज में ब्रिटल जोन में, ब्रिटल डक्टाइल जोन में वुडीनेज होता है। वुडीनेज के बारे में बाद में बात करेंगे। ये एक्चुअली स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है, लेकिन ऑल थिंग्स जो भी है फ्यूचर, अभी आप इधर ही रही है, अब देखेंगे इसका इम्प्लीकेशन मेटामॉर्फिज्म में क्या है। बट मेटामॉर्फिज्म अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका बैकग्राउंड थोड़ा धीरे धीरे पहले स्ट्रांग होना चाहिए, तब बहुत आसान हो जाता है मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी समझना। नाउ क्रस्ट के नीचे हमारा सरफेस से जितना नीचे जाएंगे ना, सबसे पहले ब्रिटल डिफॉर्मेशन जोन, उसके बाद ब्रिटल डक्टाइल ट्रांजिशन जोन, उसके बाद डक्टाइल डिफॉर्मेशन जोन। तो इधर डक्टाइल में क्या होता है, इधर हम लोग प्लॉट से भी दिखा है ना, स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली विद डेप्थ, है ना। इधर स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है लिनियरली विद डेप्थ, ठीक है, ये चीज है। और ब्रिटल डक्टाइल ये जो भी जोन से वो ओवरऑल रॉक का है, ठीक है। बट अगर रॉक का कॉम्पोजिशन मिनरल वाइज देखेंगे, उसमें थोड़ा अंतर रहेगा। जैसे कि विद इन सेम ब्रिटल डिफॉर्मेशन जोन का सबसे लोअर पोर्शन में, फॉर एग्जाम्पल एक क्वार्ट्ज फेल्सपैथिक रॉक, क्वार्ट्ज ऑलरेडी डक्टिलिटी अचीव कर लेगा, लेकिन फेल्सपर फिर भी ब्रिटल रहेगा। फर्दर डेप्थ जाने से क्वार्ट्ज तो ऑलरेडी डक्टाइल हो ही गया, फ्लो कर दिया, रिबन बना दिया। उसके बाद फर्दर जाने से तब जब फेल्सपर भी फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो एंटायर रॉक मास जब फ्लो करेगा तब डक्टाइल बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी इम्पोर्टेंट है, और रियलिटी में वही होता है। मटेरियल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली। ब्रिटल डक्टाइल उसके बाद अगेन मेंटल के आसपास जाने से ना फिर एक ब्रिटलनेस आता है, ठीक है। हालांकि हम लोग कास्टल डेप्थ में कॉन्फाइंड रहेंगे, तो इसके लिए ये डायग्राम इज गुड इनफ। सो डिफॉर्मेशन स्टाइल में क्या होता है, ब्रिटल फॉल्ट जोन, सबसे पहले क्या होगा, फॉल्ट ब्रेक्सिया होगा। ब्रेक्सिया मीन्स पूरा एंगुलर फ्रेगमेंट रहेगा, कोहेशन लॉस रहेगा। उसके बाद कैटाक्लासाइट, स्यूडोटैकिलाइट, ये सब बनेगा, ठीक है। सो थोड़ा हायर डेप्थ में बनता है। सो ब्रिटलनेस धीरे धीरे घटेगा, डक्टिलिटी की तरफ बढ़ेगा, तब कैटाक्लासाइट एंड स्यूडोटैकिलाइट होता है। एंड एग्जैक्ट डक्टाइल शेयर जोन जो बोल ही दिया, तो माइलोनाइट, फाइलोनाइट, ये सब बनेगा। फाइलोनाइट टर्म मैं बाद में आता हूँ, आई होप माइलोनाइट तक लोग जानते ही हो। फाइलोनाइट भी एक टर्म होता है, मैं उसमें भी डिटेल में आऊंगा, ठीक है। नाउ ये जो रियोलॉजी है, जो कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोला ना, वो रियोलॉजी, विस्कोसिटी, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। विस्कोसिटी तो नेचुरली आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस टू फ्लो, और रियोलॉजी क्या है, सेम चीज है, बट वो मटेरियल के प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे डेप्थ, टेम्परेचर, स्ट्रेस कंडीशन, मिनरल कॉम्पोजिशन, रॉक टेक्सचर, रॉक कॉम्पिटेंसी, स्ट्रेन रेट, सभी चीज इंपॉर्टेंट होता है इधर। सो ब्रिटल बिहेवियर एट शैलो डेप्थ, लो टेम्परेचर, हाई स्ट्रेन रेट कंडीशन होता है। एंड डक्टाइल बिहेवियर कहाँ होता है, ग्रेटर डेप्थ, हाई टेम्परेचर, लो स्ट्रेन रेट कंडीशन। ये तो आपको पता होगा, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा। बट अभी जो रियोलॉजी बोल रहा था ना, इधर इंपॉर्टेंस ऑफ रियोलॉजी है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कि विस्कोसिटी ऑफ कौन सा मैग्मा का ज्यादा होता है, और विस्कोसिटी की कौन सा मैग्मा का कम होता है, या लाभा का, सॉरी, लाभा और मैग्मा सेम है। मैग्मा जब सरफेस में आ जाता है, उसको लिक्विड फॉर्म को हम लोग लाभा बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जब फेल्सिक लावा, सिलिशियस, SiO2 ज्यादा रहने से क्या विस्कस रहता है, रेजिस्टेंस देता है, फ्लो नहीं कर पाते अच्छी तरह, ठीक है। लेकिन ये तो रॉक ओवरऑल सिस्टम के बारे में, इंडिविजुअल लेवल में जो होता है रॉक का कॉम्पिटेंसी घटता है ऐसा स्केल में। ये जो रॉक, मेटाक्वार्टजाइट, ग्रानाइट, ये सबसे लेस कॉम्पिटेंट क्या है, रॉक सॉल्ट, जिसका बहुत इजीली फ्लो हो जाता है। इसके लिए डक्टिल जोन में जाने का जरूरत ही नहीं है, सरफेस में भी, ब्रिटल जोन में भी फ्लो हो जाता है। अभी बोल रहा था ना कि ओवरऑल कॉम्पोजिशन तो ठीक है, बट देयर आर सर्टेन थिंग,
कंपोनेंट के हिसाब से देखने से ब्रिटलनेस या कॉम्पिटेंसी का जो स्केल है ऐसा एक सिस्टमेटिकली होता है ना। जैसे कि पार्शियल मेल्टिंग एंड एंटायर मेल्टिंग, नेचुरली कोई भी मेल्टिंग एक साथ एट ए टाइम सब कुछ एक साथ मेल्ट तो नहीं होगा ना। सपोज पहले क्वार्ट्ज मटेरियल जो बाउंस रिएक्शन का अपोजिट होता है ना, बाउंस रिएक्शन में सबसे लास्ट में जो मिनरल फॉर्म होगा वो सबसे पहले मेल्ट होगा। सिमिलरली पार्शियल मेल्ट का मतलब क्या है, तो फिर एंटायर रॉक एक ही साथ मेल्ट नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, एक एक कंपोनेंट मेल्ट होता है, फिर फाइनली एक सर्टेन डिग्री ऑफ टेम्परेचर में एंटायर सिस्टम टुगेदर मेल्ट हो जाता है, सब कुछ मेल्ट, सब कुछ पूरा फेजी लिक्विड हो जाता है। तो सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही होता है। मेजर में क्वार्ट्ज काफी हार्ड है, देखिए कॉम्पिटेंसी के हिसाब से देखने से क्वार्ट्ज बहुत हार्ड है, ठीक है। सरफेस कंडीशन में क्वार्ट्ज कभी भी फ्लो नहीं करेगा। ये चीज, दोनों चीज बहुत समझना जरूरी है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी और रियोलॉजी, फिर विस्कोसिटी, है ना, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, मिनरल रॉक और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ये सब तो लेबोरेटरी में भी एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल है देखना कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मीन्स कितना कॉम्प्रेशन देने से कितना रेजिस्ट कर पाएगा, ठीक है। जी पर्टिकुलर इसमें ब्रेक डाउन होगा उसको बोलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। मतलब 360 मेगापास्कल तक ये ठीक रहेगा, उसके बाद इसको ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ सिमिलरली एक्सपेंड, मतलब इसको खींचने से क्या कैसे करके ये डिफॉर्म होगा, उतना ही, ठीक है। तो अभी देखो बूडी ने जब भी बोल रहा था ना, ये कॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट, ठीक है। अभी देखो अगर कॉम्पिटेंसी कॉन्ट्रास्ट ना रहे, इंटायर चीज अगर एक ही चीज होमोजीनियस होता है, सपोज ये इनकॉम्पिटेंट लेयर ही है, बीच में कॉम्पिटेंट लेयर है ही नहीं, तब जब इसको कॉम्प्रेस करोगे ये जस्ट थिकनिंग हो जाएगा, फोल्डिंग या बूडीनेस कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लोग बोलते हैं ना कभी कभी फुलिस वे में ग्रेनाइट में भी फोल्ड रहता है लेकिन दिखता नहीं, नो इट इज नॉट लाइक दैट। ग्रेनाइट अगर यूनिफॉर्म है फोल्ड दिखेगा नहीं, फोल्ड दिखेगा नहीं मतलब है नहीं इसकी स्केल में भी, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज है, बट मैं बहुत सारा हाई फाई ऑफिशियल्स, बहुत सीनियर जियोलॉजिस्ट को भी इस टाइप का बात करते हुए सुना हूँ। जरूरत नहीं उतना डिटेल में जाने का, बट अनफॉर्चुनेट है फॉर एन इंडियन रिस्पॉन्सिबल जियोलॉजिस्ट, वेरी अनफॉर्चुनेट। एनीवे, फिर मेगापास्कल को 10 डिस्कस पहले किया है ना, मेगापास्कल 10 वाली तो बहुत आसान चीज है ना। ये नॉर्मल स्ट्रेस में देखो सिग्मा 1 और सिग्मा 3 का डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा 2 तो फिर क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर प्लेन, जिस प्लेन में हम लोग देख रहे हैं इसको। सिमिलरली इधर भी तो कॉम्पिटेंस कॉन्ट्रास्ट में अगर बूडिन हो रहा है मीन्स मैक्सिमम स्ट्रेचिंग और मिनिमम कॉम्प्रेशन इज अलोंग बूडिन का पैरेलल जो है, तभी तो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग होगा। सो सिग्मा 1 क्या होगा, सिग्मा 1 इज मैक्सिमम कॉम्प्रेशन, इसका परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए इस डायरेक्शन में सिग्मा 1। बट फोल्डिंग के टाइम पे देखो सिग्मा 1 इधर हो गया, तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन के लिए फोल्ड हो जाएगा। नाउ डिपेंड करता है कौन सा सिस्टम में फोल्ड होगा, कहाँ पे बूडिन होगा, वो डिपेंड करता है रिलेटिव ओरिएंटेशन के ऊपर भी, क्योंकि नेचुरली मैक्सिमम कॉम्प्रेशन मीन्स मिनिमम एक्सटेंशन। तो अगर इस डायरेक्शन में सिग्मा 1 काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में तो फिर सिग्मा 3 काम कर रहा है, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन हो रहा है। इसके बदले में इस डायरेक्शन में फोल्डिंग हो सकता था, लेकिन इस लेयर को देखिए, इस लेयर किस डायरेक्शन में, लेयर का ओरिएंटेशन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। कॉम्पिटेंट लेयर के साथ परपेंडिकुलर में अगर ऐसा करके स्ट्रेस दोगे तब सिग्मा 3 का इम्पोर्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है, दैट मीन्स एक्सटेंशन का इम्पोर्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगा। सो रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद ये तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का बैकग्राउंड मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ ताकि मेटामॉर्फिज्म में, आई होप आप समझ रहे हैं मेटामॉर्फिज्म में इसका इम्पोर्टेंस कितना बढ़ने वाला है, आप समझेंगे ना। और एक फाइनली छोटा सा चीज करके फिर मेटामॉर्फिक का पार्ट 3 हम लोग बहुत प्रॉपर वे में एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड बेस के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। मटेरियल फ्लो अभी बोल रहा था ना, तो फ्लो मीन्स क्या है, फ्लो मीन्स द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग लाइंस एट स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम। वेलोसिटी क्या है, कोई भी मटेरियल का पोजीशन चेंज इन पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर मटेरियल कितना टाइम पे कहाँ तक जा रहा है, वही फ्लो है। फ्लो मतलब वेलोसिटी बोला ना, तो वेलोसिटी तो बोल रहा हूँ मटेरियल का मूवमेंट रेट, जिसको वेलोसिटी बोलेंगे।
एंड डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है फ्लो का, कौन सा डायरेक्शन में जाएगा डिपेंडिंग अपन सिग्मा 1 सिग्मा 3 जो चीज बोल रहे थे ना, तो ये चीज हो गया। फिर डिफॉर्मेशन हिस्ट्री इंडिकेट्स, ये चीज कोई भी चीज अभी रॉक को फाइनल स्टेज में हम लोग देखते हैं ना फील्ड में, लेकिन इसको फिर हम लोग अनफोल्ड करते हैं, हम लोग प्रीवियस हिस्ट्री में धीरे धीरे रॉक बहुत सारा चीज बात करते हैं, जो रॉक का लैंग्वेज समझ पाएगा वो रॉक का हिस्ट्री पता चल जाएगा। तो रॉक के साथ बातचीत करना जियोलॉजिकल लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो रॉक कैसे बात करता है, ऐसे करके। इधर जो डिफॉर्मेशन हिस्ट्री जो इंडिकेट करता है ना, सीक्वेंस ऑफ स्मॉल डिफॉर्मेशन इंक्रीमेंट्स ड्यूरिंग व्हिच फ्लो रिजिम गवर्न्स द चेंज इन शेप ऑफ द रॉक। तो एक चीज में करोड़ों साल से डिफॉर्मेशन होते जा रहा है, लेकिन आज हम लोग फाइनल प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट को इमीडिएटली फास्ट स्टेज के साथ इक्वेट नहीं कर सकते, कि बहुत सारा इंक्रीमेंटली हुआ है इंसिडेंट, है ना। जब सपोज इधर देखो, द सम ऑफ ऑल डिफॉर्मेशन इंक्रीमेंट्स रिजल्ट इन फाइनल स्ट्रक्चर फॉर मेटामॉर्फिक इंटरप्रिटेशन। एन एग्जांपल द एपिसोड ऑफ प्योर शेयर फ्लो एक्यूमुलेट्स द डिफॉर्मेशन फॉर 1.6 मिलियन ईयर फॉलोड बाई ए सिंपल शेयर। तो अभी हम लोग कौन सा स्टेज, इधर हम लोग जो रॉक देख रहे हैं फाइनली सपोज ये आज का दिन में, लेकिन इसका पीछे कितना सारा इतिहास है देखो, है ना। तो आज जो इस फैब्रिक देख रहे हैं ना, इतना घूम गया, तो ये इट हैव कम अक्रॉस सेवरल स्टेजेस। तो उसको अनफोल्ड करने का दो तरीका है, उतना इजी टास्क नहीं है, बहुत एरर इन्वॉल्व होता है, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो जहाँ पे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पॉसिबल गैदर करके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बनाना पड़ता है ना। सो इधर फॉर एग्जांपल हम उल्टा तरीका से अभी के लिए थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन के लिए अगर इंटरप्रेट करेंगे, ये स्क्वायर के ऊपर इमेजिनरी मटेरियल लाइन है, इसको अगर डायरेक्ट कॉम्प्रेस करेंगे क्या होगा, ये स्क्वायर विल बिकम रेक्टेंगल, और इस डायरेक्शन में ये जो लाइन का रेक्टेंगल के हिसाब से एकोमोडेट हो जाएगा लाइन। सो ये जो डिस्टेंस है सेंट्रल लाइन से ये साइड का, इधर का साइड से ये थोड़ा दूर हो जाएगा पहले के तुलना में। सो ये इस डायरेक्शन में थोड़ा स्लाइट मटेरियल लाइन भी रोटेट हो रहा है ना। ये देखो इधर क्या हो रहा है, ये मैं सपोज ये थोड़ा उल्टा एंगल से दिखाया गया है। इधर अगर कॉम्प्रेशन है तो कॉम्प्रेशन, लेकिन उसका साथ स्लाइटली एंगल में जो लाइन रहेगा मेस्ट कॉम्प्रेशन के कॉम्प्रेशन, तो वेक्टर का एप्लीकेशन आ जाएगा ना। सो मटेरियल फ्लो करेगा। 90 डिग्री वाला प्लेन लाइन वो ज्यादा मूव नहीं करेगा, जब शॉर्टनिंग होगा, बट बाकी एंगल में रहने से वो चेंज होते रहेगा ना। सो प्रोग्रेसिव स्ट्रेस में इसके बाद क्या हो रहा है, एक सर्टेन फॉर एग्जांपल 1.6 मिलियन ईयर के बाद क्या हो रहा है, उसके बाद सपोज शियर स्ट्रेस अप्लाई हुआ था, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस को तो डायरेक्ट फुल एरो से दिखाया जाता है वेक्टर, लेकिन शियर स्ट्रेस को हाफ एरो ट्रैक्शन कंपोनेंट के साथ दोनों साइड में दिखाया जाता है, क्योंकि इसमें भी ट्रैक्शन है लेकिन सेम है ना। ट्रैक्शन का 45 डिग्री एंगल में हम लोग मेजर कॉम्प्रेशन मिनिमम कॉम्प्रेशन ये सब दिखाता है ना। तो नॉर्मल स्ट्रेस के दौरान वो तो जरूरत ही नहीं हो रहा है, सेम हो जाता है। इसीलिए नाउ ऐसे ही स्ट्रेस अभी देखो, शियर स्ट्रेस जब अप्लाई हुआ, ये जो यहाँ तक देखो सेम है, रेक्टेंगल हो गया, लेकिन ये जब लाइन के बीच में एंगल बाउंड्री तो सेम है 90 डिग्री है। अभी देखो ये बाउंड्री स्क्वायर विल बिकम रोम, स्क्वायर पहले रेक्टेंगल हो उसके बाद रोम्ब हो गया ना। अभी देखो ऐसा एंगल में ना ये सब ये भी थोड़ा एंगुलरिटी आ गया ना, डायमंड शेपेड आ जा रहा है ना। फिर फर्दर स्ट्रेचिंग हुआ, ऐसे होते 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 क्या होता है, लेयर पैरेलल ट्रांसपोजिशन शुरू हो जाता है, सभी लेयर एक लाइन में आ जाएगा। तो वो लाइन ही बोलते हैं फोलिएशन, है ना। फोलिएशन मतलब एक सरफेस प्लानर फीचर या लिनिएशन। सो ये सब कॉम्पोज्ड लेयर पैरेलल धीरे धीरे ट्रांसपोजिशन होता है, ठीक है। ये चीज ओवरऑल समझना चाहिए, और वो फोलिएशन लिनिएशन क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक अंडरस्टैंडिंग में मदद करेगा, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। फर्दर ये सेडिमेंट्री जगह पे सपोज एक बेडिंग है, बेडिंग के ऊपर से जब फॉल्टिंग होगा, फॉल्ट ब्रेक्सिया बनेगा, कहीं पे डक्टाइल जोन में ब्रेक्सिया बनेगा, उसी का नीचे माइलोनाइट बनेगा। सो आज जहाँ पे माइलोनाइट दिख रहे हैं वो डेफिनेटली उसका शैलो लेवल में फॉल्ट था। फॉल्ट और शेयर जोन सेम चीज है एक्चुअली। आज जहाँ पे शेयर जोन दिख रहे हैं ना, उसका शैलो लेवल में ऑफकोर्स फॉल्ट था, वो फॉल्ट इरोडेड हो गया, फॉल्ट पोजीशन जो प्रिजर्व नहीं हो पाया, तो आज दिख रहा है। सिमिलरली जहाँ पे आज फॉल्ट दिख रहा है
उसका बहुत नीचे जाने से आफ्टर सर्टेन डेप्थ ये माइलोनाइट जोन में या सॉरी शियर जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। बात सेम है। सो इसीलिए इसको ऊपर रखा हूँ, इसको नीचे, इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो ये होते 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 धीरे माइलोनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉकल्ब्रेक्शिया, इसके बाद गॉज, ये सब कैटाक्लासाइट, सब एक अलग अलग स्टेज है। जो प्रीवियस एक फोटो दिखाया ना वैसा उसके अकॉर्डिंगली। और शेयरिंग होने से क्या होगा, सपोज इधर क्या किस टाइप का शेयरिंग दिखाया हूँ, इधर दिखाया हूँ डेक्स्ट्रल। सपोज नाउ डेक्स्ट्रल या सिनिस्ट्रल टर्म हॉराइजॉन्टल स्केल में है। ठीक है, जब हम लोग प्लेन हॉराइजॉन्टल प्लेन के ऊपर कोई मूवमेंट देख रहे हैं तब डेक्स्ट्रल सिनिस्ट्रल टर्म यूज होता है शियर सेंस। व्हेयरएज फॉर एग्जांपल एक सेक्शन व्यू में दिख रहा है, सेक्शन व्यू में भी तो सेक्शन में ऊपर जो नॉर्मल फॉल्ट बोलते हो ना, तो उसको हम लोग डेक्स्ट्रल सिनिस्ट्रल थोड़ा ही बोलते हैं। क्लॉकवाइज होने से नॉर्मल फॉल्ट, सपोज ईस्टर्ली डिपिंग एक फॉल्ट प्लेन, नॉर्मल फॉल्ट प्लेन, उसको हम लोग डेक्स्ट्रल बोलते नहीं है ना, समझ गया। सो ये सेक्शनल टर्म नहीं है, ये प्लानर व्यू का टर्म है। उसमें टॉप टू ईस्ट, टॉप टू वेस्ट, इस तरह का से बोला जाता है। ठीक है, उसमें अलग से एक्सक्लूसिवली आप लोग कमेंट कीजिए, अगर बोलेंगे तो बहुत इजी एक वीडियो बना देंगे ताकि 3 डायमेंशनल आइडिया क्लियर हो जाए। ठीक है, शियर जोन में भी सेम है। 99% लोग ओनली शियर जोन समझ पाता है जब प्लान में देखते हैं। अरे जैसे नॉर्मल फॉल्ट रिवर्स फॉल्ट होता है, तो शियर जोन में भी नॉर्मल फॉल्ट के तरह नॉर्मल शियर जोन, रिवर्स मूवमेंट वाला शियर जोन होएगा ना। ओनली प्लेन के ऊपर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट को जैसे देखते हैं, शियर जोन में भी स्ट्राइक स्लिप जोन को ही खाली एग्जाम्पलीफाई करते हैं कि इट इज शियर जोन। बट सेक्शन व्यू में शियर जोन को कितना लोग दिखते हैं, बहुत मुश्किल होता है। हालांकि पॉसिबल है, बट उतना विजन बहुत कम लोगों के पास, जियोलॉजिस्ट के पास रहता है। वो होना बहुत जरूरी है, तभी तो एक्चुअली अनबायस्ड वे में एक्सप्लोरेशन हो पाएगा। वरना 90% तो एक्सप्लोरेशन का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक स्टडी गलत होता है। एरोनियस बेसिस के ऊपर, एरोनियस बेस के ऊपर फर्दर एक्सप्लेनेशन करने से वो एरर बढ़ते रहेगा। ये है प्रॉब्लम। ठीक है, अभी देखो ये वाला डायग्राम देखो, इधर सपोज ये क्लॉकवाइज है ना डेक्स्ट्रल, तो ये है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन से मैक्सिमम कंप्रेशन, मिनिमम कंप्रेशन कैसे पता चलेगा, ऐसे करके। ये जो लाल कलर का हाफ एरो है ट्रैक्शन, उसके साथ इस एंगल में 120 डिग्री एंगल मान लो, क्या होगा, सिग्मा 3 होगा। क्योंकि ये ऐसा जा रहा है, इसका प्रेशर, एक्चुअल इफेक्टिव प्रेशर ऐसा करके इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ऐसा करके खींचने से क्या होगा, सिग्मा 1 के अलोंग एक लाइन बनेगा, अलोंग दिस ये ब्रेक डाउन होगा। और एल्स सिग्मा 1 के मैक्सिमम कंप्रेशन के अलोंग फोल्डिंग होगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू सिग्मा 3। वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। ठीक है, तो शियर जोन में इस टाइप का एनिकुलन वेन बनेगा। ठीक है, एनिकुलन वेन भी बन सकता है, फिर इस टाइप का प्रेशर शैडो बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। मैं बोला था ना कि ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्दर एक्सियल प्लानर क्लीवेज, फिर S0 प्लेन, पैरासिटिक फोल्ड, ग्रेनुलेशन, ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। सब सिग्मा 1, सिग्मा 3, ये सब स्ट्रेस का अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ये फर्दर डिटेल में स्ट्रक्चरल में पूरा प्योर स्ट्रक्चरल में घुस रहे हैं बोल के इसको हम इधर रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बिकॉज हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है मेटामॉर्फिज्म को समझना। तो उसके बाद अभी देखो, इसको पहले भी डिस्कस किया है, अगेन और एक बार ब्रशअप करा देता है। इन कोहेसिव ब्रिटिल फॉल्ट रॉक, नीचे जाके कोहेसिव रॉक, उसके बाद माइलोनाइट, फिर स्ट्रिप्ड नाइस। उसके बाद क्या होगा, और फर्दर जाने से मिगमाटाइट जोन में घुसेगा, उसके बाद मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, है ना। उसके मेल्टिंग को भी पार्शियल मेल्टिंग बोलते हैं मेंटल में। ओवरऑल इन जनरल क्रिस्टल डोमेन में एनाटेक्सिस टर्म हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इधर देखो अनडिफाइंड पेरेंट का फॉर एग्जांपल ऐसा ग्रेन रहता है, उसके बाद ब्रिटिल में कोहेशन लॉस हो जाता है। ठीक है, कोहेशन लॉस के बाद क्या होगा, ब्रिटिल फॉल्ट विथ कोहेसिव कैटाक्वासाइट आएगा। ठीक है, पहले कोहेशन लॉस, उसके बाद कोहेशन गेन जिसमें कैटाक्वासाइट आएगा, उसके बाद स्यूडोटैकिलाइट बनता है जो ग्लासियर हीटिंग से बनता है ना। उसके बाद देखो धीरे धीरे माइलोनाइट में घुस रहा है, प्रोटोमाइलोनाइट, माइलोनाइट, अल्ट्रा माइलोनाइट, फिर डक्टाइल शियर जोन में स्ट्रिप्ड नाइस बन जाएगा, है ना। और माइलोनाइट में शियर सेंस इंडिकेटर बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व्ड रहता है, डिफरेंट टाइप का इंडिकेटर्स रहता है जिसके बारे में तो एक अलग ही डोमेन है। नाउ कैटाक्लासाइट्स का एक इम्पोर्टेंस है। कैटाक्लासाइट का इम्पोर्टेंस के बारे में अगर बात करेंगे तो उसका मेन इम्प्लीकेशन है वो इम्परमिएबल है, बिकॉज उसमें कोहेशन है ना,
फ्रैक्चरिंग भी हो जाएगा, टूटेगा भी, लेकिन कोहेशन से वो सील कर देता है, जो रिसोर्स पोटेंशियल बढ़ाता है। कोई भी चीज का जो रिसोर्स है, कोई भी मटेरियल को वो ट्रैप होने में मदद करता है ना। इधर एक कुछ फील्ड फोटोग्राफ्स दिखा देता हूँ। इधर एक फोल्ड है, सपोज अभी प्रीवियस फोटो में इस फोल्ड को ही देखो, इसी को स्केच करो, ठीक है। इस फोल्ड में क्या है, ये बड़ा एक फोल्ड के अंदर बहुत सारे माइनर फोल्ड्स भी है ना। फोल्ड्स का एक एक लिम्ब के तरफ देखने से हम लोग फ्रॉम जो एस पैटर्न या जेड पैटर्न से देखने से अगर अपरेंट सेंस शेयरिंग का सेंस कैलकुलेट भी करे, रीजनल फैब्रिक के साथ उसको इक्वेट करना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज इधर देखो, फॉर एग्जांपल इसका एस शेप से क्या पता चलता है, इट इज अपरेंटली सिनिस्ट्रल शेप सेंस, वायरस इस साइड में दूसरा लिम्ब के साइड में क्या आ रहा है, अपरेंटली डेक्स्ट्रल सेंस, माइनर फोल्ड से पता चल रहा है। पेशा डिलिनिएशन भी कहीं कहीं रहता है ना, बट सेंस तो उल्टा रहता है, दो फोल्ड का, दो अलग अलग लिम्ब का। अभी तो स्मॉल स्केल में फोल्ड दिख पा रहा है बोल के इंटरप्रेट समझ गया, लेकिन यही चीज जब रीजनल फोल्ड है, जिसका लिम्ब हमको पता नहीं चलेगा मैपिंग के छोड़ के, डायरेक्टली विजिबल नहीं है, इतना बड़ा स्केल का फोल्ड है, उसमें हम तो फिर मिस इंटरप्रेट हो जाएगा ना। सपोज बड़ा रीजनल स्केल फोल्ड जिसको हम लोग डायरेक्टली दिख नहीं पा रहा है, तो एक लिम्ब में हम लोग इंटरप्रेट करेंगे अपरेंटली सिनिस्ट्रल, दूसरा लिम्ब में डेक्स्ट्रल, वो ट्रू है, लेकिन रीजनल स्ट्रेस का वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये चीज समझना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कोई भी चीज को जब स्मॉल आउटक्रॉप में ये कर रहे हैं ना, देख रहे हैं, वो नोट डाउन कर रहा है, वो डेटा को बोलते हैं डिफॉर्मेशन। बहुत सारा पूरे रीजनल फीचर्स को, बहुत सारा डिफॉर्मेशन को नोट डाउन करके उसको बोला जाता है टेक्टोनिक्स, ठीक है। ये सब डोमेन है, स्केल है, इधर भी स्केल का इम्प्लीकेशन है। जितना स्मॉल स्केल में जाओगे डिफॉर्मेशन, फर्दर बड़ा स्केल में, बड़ा एरिया का बारे में बहुत सारा डिफॉर्मेशन कॉम्प्राइजेस ऑफ ए सिंगल ऑरोज टेक्टोनिक्स, एंड बहुत सारा टेक्टोनिक्स और बहुत बड़ा एरिया को अगर रीजनली और बड़ा एरिया को कॉन्टेक्स्ट में लाया जाए तो बहुत सारे टेक्टोनिक्स मिला के होता है एक ऑरोजेनिक। जैसे कि इधर फर्स्ट वीडियो में दिखाया था ना कि मीडियोसेनिक रिज के साथ अक्रॉस परपेंडिकुलर में स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होता है, हालांकि दोनों सेम टाइम का होता है। तो दो अलग अलग डिफॉर्मेशन है, लेकिन पार्ट ऑफ सेम टेक्टोनिक्स व्हिच इन टर्न पार्ट ऑफ सेम ऑरोजेनिक। ये चीज समझना बहुत जरूरी होता है ना। तो मिस इंटरप्रिटेशन से बचते। ये एक टिपिकल शेयर जोन है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। ग्रेनाइट में है, ग्रेनाइट में तो कॉम्पिटेंस कॉन्ट्रास्ट ज्यादा नहीं रहता, फिर भी ग्रेनाइट में अगर इस टाइप ग्रेनाइट होता है, फुलिएशन बनाने का लायक कोई फैब्रिक रहता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फाइलोसिलिकेट्स, माइकेशियस मिनरल्स, तब बहुत अच्छी तरह बनता है। लेकिन फिर भी इट इज गुड एनफ। और इधर देखो टेक्स्ट बुक लाइक बुक सेल्फ स्ट्रक्चर्स भी है, तो ये सिनिस्ट्रल पैटर्न दिखा रहा है। बहुत सारा बुक को वर्टिकली रख के अगर ऊपर से एक शेयर स्ट्रेस दिया जाए तो ऐसा करके बुक स्लाइड डाउन हो जाएगा ना एक दूसरे के रेफरेंस में। कोई भी बुक लाइब्रेरी में देखो ना, तो इसको बोलते हैं बुक सेल्फ स्ट्रक्चर्स। तो क्या होता है, एक्चुअली सिनिस्ट्रल होता है, लेकिन इधर अपेरेंटली नॉर्मल फॉल्टिंग टाइप का होते रहेगा, ठीक है। फर्दर कोई भी मेटामॉर्फिक टेरेन में ये चीज देखना, कौन सा प्लेन ऑब्जर्व कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि माइका फिश का बहुत इम्प्लीकेशन है शेयर सेंस में, शेयर सेंस डिपिक्शन में। बट ऐसा भी हो सकता है कि माइका फिश है लेकिन इट इज ऑफ नो यूज बिकॉज प्रॉपर सेक्शन, जैसे कि इधर ये प्रॉपर सेक्शन, ये प्लेन से दिख रहा है, इसलिए माइका फिश है। लेकिन ब्लाइंडली ये माइका फिश है मतलब इसका कोई शेयर सेंस होना ही पड़ेगा, नो। ये देखो इधर शाइनिंग हो रहा है ना, ये व्यू देख रहे हैं हम लोग, टॉप व्यू, जहाँ पे सूरज का किरण रोशनी आके रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारे आंखों में जगह के झकमका रहा है। इसी का अगर हमारे पास प्रॉपर सेक्शन होता, फॉर एग्जाम्पल ये वाला सेक्शन, तब वी वुड हैव गिव अंडरस्टूड द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ शेयर सेंस और शेयरिंग डायरेक्शन, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि कोई भी चीज रहने से सभी का यूटिलाइजेशन सभी जगह पे है, हमको अनबायस्ड होना है। डेटा शुड गाइड अस, वी शुड नॉट गाइड एनी डेटा। एंड फर्दर और एक चीज है जो होमोजीनियस प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लो इन ए वॉल्यूम ऑफ रॉक को अंडरस्टैंडिंग करना, जैसे स्ट्रेचिंग रेट ऑफ मटेरियल लाइन, जो वॉल्यूम बोला था, फ्लो वेलोसिटी बोला था ना, वही स्ट्रेचिंग रेट विथ प्रोग्रेसिव। एक जगह पे प्रोग्रेसिव या इंस्टेंटेनियस समझेंगे कैसे, नहीं समझेंगे हम लोग, फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, उससे
हम लोग जो देखते हैं एक प्रोग्रेसिव या प्रोग्रेसिव प्लस इंस्टेंटेनियस सभी का टोटल कॉम्बिनेशन रिजल्ट है ना। बट फिर भी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्टेन इंस्टेंसेस आएगा जब आपको समझ में आएगा ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सो एक्सटर्नल डिफॉर्मेशन इम्पोजेस ए डिफॉर्मेशन रेट ऑन वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कंसीडर्ड in general progressive deformation, that is in outcrop scale appear as continuum flow ना। प्रोग्रेसिव क्या है, ये इसमें अभी देखो प्रेशर दे रहा हूँ अलोंग दिस ये लाइन के रेफरेंस में ये नॉर्मल है, लेकिन ये लाइन के रेफरेंस में क्या है, इसमें वेक्टर डिवीजन होगी, रोटेट करेगा। ये इलिप्स होने का मतलब, ये सपोज एक सर्कल है, ये इलिप्स होने का मतलब ही तो है ये लाइन इधर की तरफ जाएगा, ये लाइन इधर की तरफ जाएगा, ये लाइन इधर एक्सपैंड होगा। सो स्ट्रेस अपने हिसाब से सभी को रीओरिएंट कर लेगा ना, वही तो है। सो कंसीडर इंस्टेंटेनियस फ्लो, ये सब छोटा छोटा स्केल में इंस्टेंटेनियस इंक्रीमेंटल स्ट्रेन को समझना चाहिए। फॉर सच स्मॉल मटेरियल वॉल्यूम ऑब्जर्वेशन फ्लो एट एनी इंस्टेंट कैन बी डिस्क्राइब by displacement vectors of a set of particles and angular velocities of imaginary lines of particles in material। ठीक है, ये थोड़ा मैथमेटिकल है, इसका बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए, बट दो हु आर इंटरेस्टेड इन डिटेल्ड रिसर्च वो लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हमारे लिए अभी ये तो बेसिक कोर्स है, मैं मेटामॉर्फिक में अभी जाऊंगा। तो स्ट्रेन पाथ वर्सेस इंक्रीमेंटल स्ट्रेंथ जस्ट ओवरऑल ओवरव्यू रहना इज सफिशिएंट। स्ट्रेन पाथ मतलब होता है जो अभी फाइनल हम लोग एक रॉक देख रहे हैं, तो वो इट माइट हैव कम अक्रॉस सर्टेन स्ट्रेन पाथ। स्ट्रेन पाथ मतलब इसका स्ट्रेन हिस्ट्री क्या, कैसे करके ये आया। पहले सब कुछ सब स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस था, उसके बाद नॉर्मल शियर स्ट्रेस आया, तो उस सभी का प्रोडक्ट में जो फाइनल स्ट्रेन जो आया ना, अभी का जो फाइनल प्रोडक्ट वो उसका हिस्ट्री को स्ट्रेन पाथ से बोला जाता है। एंड इंक्रीमेंटल स्ट्रेन क्या है, इंक्रीमेंटल स्ट्रेन है ये टोटल स्ट्रेन पाथ का एक पर्टिकुलर पोर्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जियोलॉजिकल टाइम स्केल में टोटल जितना आर्कियन टू आज का टोटल है स्ट्रेन पाथ, और एक एक एरा आर्कियन इज इंक्रीमेंटल स्ट्रेन, प्रोटोजिक इज एन इंक्रीमेंटल स्ट्रेन। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझने के लिए, ये कॉम्पोनेंट है। जस्ट टोटल हिस्ट्री को स्ट्रेन पाथ बोलते हैं, उसका छोटा छोटा कॉम्पोनेंट को इंक्रीमेंटल स्ट्रेन बोलते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में अभी डायरेक्ट मेटामॉर्फिक टेक्सचर से स्टार्ट करूंगा। इसमें डायरेक्ट अभी मेटामॉर्फिक्स का ऑल चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर, बहुत इजी तरीके से आई डिस्कस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।